प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए चलते हैं। आज हम लोगों ने अलंकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? अलंकार। आज हम लोगों को अलंकार पढ़ना है और अलंकार के विषय में कोई भी संदेह न रह जाए, इसकी भी पूरी तरीके से कोशिश करनी है। अब अलंकार, सबसे पहले कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार कहते हैं कि काव्यान, शोभान, काव्यान शोभान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। पहला, या अलंकरोति, अलंकरोति इति इति अलंकारा। और पुस्तकों में, आपकी भी बुक में विभिन्न प्रकार से अलंकार की परिभाषा लिखी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से नारी की शोभा उसके आभूषणों से होती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा उसके अलंकारों से होती है। इस प्रकार भी लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अलंकार क्या है, क्या अलंकार का काम क्या है। अब यहां पे बात एक विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। वो ध्यान देने की बात बेटा ये है कि अलंकार जो है शोभा बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा, अलंकार क्या करता है? शोभा बढ़ाता है, सुंदरता को क्या करता है? बढ़ाता है। जो भी सुंदरता है, जो भी शोभा है, जो भी आकर्षकता है, किसी भी कारण से हो, शब्द के कारण से हो, अर्थ के कारण से हो, या दोनों के कारण से हो, तो शोभा बढ़ाने का काम किसका है? अलंकार का। ये एक बहुत जरूरी बात है मेरे हिसाब से, मैं जो मानता हूं कि अलंकार क्या करता है? शोभा उत्पन्न नहीं करता है। उत्पन्न करना और बढ़ाना, उत्पन्न करना और बढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। उत्पन्न करना का मतलब ये होता है कोई चीज नहीं है, उसको सामने प्रकट करना, रखना, वो उत्पन्न करना होता है। और बढ़ाना का मतलब ये होता है कि कोई चीज है और उसके रूप, सौंदर्य, गुण को क्या कर देना? वृद्धि कर देना। ये अलंकार का काम है। तो अलंकार की परिभाषा मैं मानता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अलंकार की परिभाषा ये है कि जिस प्रकार से नारी की शोभा उसके सुंदर आभूषणों से, वस्त्रों से आदि से होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा उसके अलंकारों से होती है। अब बात ये आ गई कि चलिए भाई, अलंकार की परिभाषा ये हो गई, लेकिन अलंकार के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। तो ये हो गया अलंकार के भेद। अलंकार के भेद क्या होते हैं भाई? अब हम पूछेंगे कि काव्य के भैया क्या भेद होते हैं। एक होता है शब्द, काव्य के दो अंग होते हैं, एक होता है अर्थ,
इस प्रकार से भाई अलंकार के भी दो भेद होंगे, एक होगा शब्दालंकार, एक होगा अर्थालंकार। जब अर्थ में अलंकार होगा तो अर्थालंकार होगा, और जब शब्द में अलंकार होगा तो शब्दालंकार होगा। जब शब्द में अलंकार होगा तो शब्दालंकार होगा, जब अर्थ में अलंकार होगा तो अर्थालंकार होगा। और बेटा जब शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार होगा, माने शब्द का भी अलंकार हो जाए और अर्थ का भी अलंकार रहे, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको कहेंगे उभयालंकार। उसको कहेंगे उभयालंकार। इसका नाम आप लोगों ने शायद न सुना हो, न पढ़ा हो, न जानते हो, ऐसा हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब बच्चे नहीं ही जानते होंगे, कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। हो सकता है कि कम लोग जानते हों, लेकिन होता है। और उभयालंकार का मतलब होता है, उभय माने होता है बेटा दोनों। उभय माने क्या होता है? उभय और अलंकार, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है उभयालंकार, जिसमें दीर्घ संधि के कारण इस प्रकार से इसका रूप बन जाता है। और उभय माने होता है दोनों। और दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब क्या होता है कि शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी, जहां पर दोनों अलंकार होंगे वह उभयालंकार कहलाएगा। तो इस प्रकार से अलंकार के तीन भेद होते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हम तो दो ही जानते हैं, ज्यादातर लोग दो को ही मानते हैं, तीसरे को मानने वाले लोग कम है, जानने वाले लोग कम है, लेकिन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार माने जब शब्द में अलंकार हो, और अर्थालंकार माने जब अर्थ में अलंकार हो, और उभयालंकार माने जब शब्द में और अर्थ में दोनों में अलंकार हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको उभयालंकार के नाम से संबोधित किया जाता है, या उभयालंकार के नाम से उसे जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है? अब आ गया अनुप्रास अलंकार। ये कौन सा अलंकार है बेटा? ये शब्दालंकार का भेद है। ये शब्दालंकार का भेद है। और उसमें कौन सा है? उसमें है अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आज हम लोग अनुप्रास अलंकार को ही पढ़ेंगे। आज अनुप्रास अलंकार के विषय में हम लोग कोई भी संदेह नहीं रहने देंगे। इसी एक योजना से, इसी एक मानसिकता से मैं आपके सामने आया हूं, और आसानी से लेकर के गहराई तक की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये होता है बेटा अनुप्रास। मैं जितनी बार भी पढ़ाया हूं आपको बताने की कोशिश किया हूं कि अनु माने होता है बेटा पीछे, और प्रास माने होता है प्रयोग। अभी मैंने आपको बताया है कि बेटा ये शब्द का अलंकार है, तो शब्द अगर एक शब्द के बाद फिर वही शब्द आ जाए, वही शब्द अगर आ जाएगा तो वही हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनु का मतलब पीछे, प्रास का मतलब प्रयोग। इसका मतलब ये होता है कि जब एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होगा तो अनुप्रास अलंकार होगा। अब बात आ गई कि सर आप तो कह रहे हैं कि शब्द आना चाहिए। अब जबकि मैक्सिमम बुक में, मैक्सिमम किताब में, परिभाषाओं में यह लिखा है कि वर्ण आना चाहिए। क्या लिखा है बेटा? वर्ण आना चाहिए, अक्षर आना चाहिए। हर जगह परिभाषाओं में आप देखेंगे आपको लिखा मिलेगा कि जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तब अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसा परिभाषा में भी आप देख सकते हैं, और लिखा हो सकता है, लिखा है, क्योंकि इस विषय पर मेरी कई बार जो है बात हो चुकी है कि भैया वर्ण बार बार आना चाहिए कि शब्द बार बार आना चाहिए, और अंततः ये निष्कर्ष निकला।
अंततः यह निष्कर्ष निकला कि भाई चाहे वर्ण बार बार आए, चाहे शब्द बार बार आए, दोनों में अनुप्रास अलंकार होगा। अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये जो व्याख्या, अनुप्रास शब्द की व्याख्या मैंने आपको बताई है, ये निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी कि अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हर एक शब्द का एक अर्थ होता है, हर एक शब्द का एक अर्थ होता है, इसलिए अनुप्रास शब्द का जो अर्थ होता है वो मैंने आपके सामने रखा है, आपको बताने की कोशिश की है, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आप इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और आपके लिए उपयोगी होगा और जीवन भर आपके काम आने वाली चीज होगी। तो आगे चलते हैं। अब ये इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे चलता हूं। अब आता हूं परिभाषा। परिभाषा कैसे लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास लिखेंगे जहां पर किसी वर्ण, बेटा अक्षर, वर्ण जिसको कहते हैं अक्षर भी कहते हैं, शब्द या पद। देखिए ये दोनों एक चीज है और ये दोनों एक चीज है। वर्ण, अक्षर, शब्द या पद की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? प्रयोग। एक से अधिक बार हो वहां अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार प्रमाणित होता है। ये भाई परिभाषा है। अब ये परिभाषा हो सकता है कि आपको कहीं पर लिखी न मिले, ये संभव है, और संभव बिल्कुल निश्चित मैं कहता हूं कि इस प्रकार से कहीं नहीं लिखी होगी, क्योंकि मैंने इस चीज को अपने से अभी और अभी लिखा हुआ, याद करके नहीं लिखा होगा, केवल समझ करके लिखा है। और इस चीज को समझ करके ही लिखना चाहिए। रटी रटाई विद्या से अगर चलेंगे तो बहुत कुछ आपका हित होने वाला नहीं है। समझना है, दिमाग से समझना है और अपनी सोच के अनुसार, अपनी ज्ञान के अनुसार अपनी बात को रखना है। और जब हम अपनी बात को अपनी सोच से रखेंगे तो निश्चित रूप से जो एग्जामिनर होगा वो समझेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ मेहनत किया है, कुछ उसने अध्ययन किया है, मनन किया है, और मनन करने के बाद अपनी बात को इस प्रकार से हमारे सामने रखा है। और वो परिभाषा दुनिया की सबसे अच्छी परिभाषा होती है जिसको हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। परिभाषाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, परिभाषाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन क्या है, अगर हम उसको समझ नहीं सकते हैं तो फिर क्या कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो परिभाषा आसान होनी चाहिए, हमारे लिए समझने योग्य होनी चाहिए, और जिसको हम अच्छी से समझ सके, लिख सके। एक दूसरी परिभाषा आपको और बताता हूं, एक दूसरी परिभाषा इसकी बताता हूं, वो संस्कृत में है कि अनुप्रासः, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्योपि, वैषम्योपि स्वरस्य यत्। ये कह रहे हैं, ये परिभाषा कहती हैं कि जहां शब्द साम्य हो, शब्द साम्य, साम्य का मतलब समानता,
साम्य का मतलब समानता। स्वरों के या स्वर के भिन्न होने पर भी स्वर के भिन्न होने पर भी वहां अनुप्रास अलंकार होगा। ये है आपकी दूसरी परिभाषा। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी आपको और कोई परिभाषा बताने की जरूरत है। इसके बाद मुझे यह नहीं लगता है कि आपको और भी कोई परिभाषा बताने की जरूरत है, और जरूरत पड़ेगी भी नहीं। अब जब आप लोग अपनी बुक खोलते हैं तो देखते हैं वहां पे अनुप्रास अलंकार के भेद भी लिखे हुए हैं। वहां पे अनुप्रास अलंकार के बेटा भेद भी लिखे हुए हैं, और आप लोगों ने क्या किया है, उन भेद को देख करके, उन भेद को क्या किया, जैसे देखा ना वैसे आपका जो है मनोबल तुरंत जो है डाउन हो जाता है कि क्या बताएं। एक तो अलंकार इतनी कठिन चीज। अब कठिन की बात अगर आ गई है तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने मेरी परिभाषा अगर समझ ली तो आपको कभी भी अलंकार कठिन लगने वाला नहीं दिखेगा। निश्चित है, इस चीज की गारंटी है कि आपको अलंकार कभी भी कठिन नहीं लगेगा। लेकिन बस केवल इतनी सी आपसे क्या है, इतनी सी केवल आपकी बात, मेरी बात आपको सुनना होगा। और वो बात बेटा ये है कि पूरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, और जहां पे दिक्कत हो, जहां पे समझ में ना आए, उसको कमेंट बॉक्स में जा करके उसका कमेंट करना, जिससे अगली क्लास में जो भी आपका कमेंट होगा उसको जोड़ते हुए, उसको क्लियर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ सके। अब यहां पे पहला आता है छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास क्या होता है? छेकानुप्रास का मतलब होता है, अब हम ये इस परिभाषा को हटा देते हैं। अब छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि बेटा एक ही वर्ण की आवृत्ति, क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है, एक बार होती है ना। कहते हैं कि राधा के वर बैन सुन चीनी चकित स्वभाव, और दास दुखी मिसरी मुई सुधा रही सकुचाए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये कह रहे हैं छेकानुप्रास में कह रहे हैं कि छेकानुप्रास वहां होता है जहां पर क्या होता है कि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है। अनेक वर्णों की आवृत्ति जैसे क्या है बेटा, इसमें देखिए है बा है, चा है, दा है आदि। देखिए बा कहां है, अब देखिए ये बा है, राधा के बर बैन बर में है, हाँ, और उसके बाद चा है, ये चीनी चकित। तो ये वर्ण क्या है, जहां पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां पे क्या हो। अब जैसे दा है, अब ये देखिए दास दुखी, तो जब वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक होगी वहां क्या कहलाएगा बेटा, वो छेकानुप्रास अलंकार कहलाएगा। हालांकि फिर भी
सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए, सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए, सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए अगर आप 6 का अनुप्रास नहीं लिखते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप केवल यहां पर लिख दीजिए अनुप्रास अलंकार। ठीक है बेटा, क्योंकि सामान्य हिंदी में इसके भेद के विषय में बात नहीं करनी है, केवल इतना जानना है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बा का 2 बार प्रयोग किया गया है, चा का 2 बार प्रयोग किया गया है, और ये दा का आदि वर्णों का, आदि भी वर्ण है। अब जब देखेंगे, जैसे ये सा का भी देखिए वर्णन किया गया है ना, ये देखिए, तो जिस भी वर्ण का 1 से अधिक बार वर्णन किया प्रयोग होगा, वर्णन कहां से आ गया, जिस भी वर्ण का 1 से अधिक बार प्रयोग होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब 6 का अनुप्रास का मतलब अगर समझना चाहें तो जो वर्ण क्या हो जाए, सब जगह सहजता से मिल जाए, पद में 2 बार 3 बार 4 बार जो मिल जाए, 2 बार से मिलेगा काम शुरू हो जाएगा, 3 बार 5 बार 20 बार मिले उससे मतलब नहीं है। अगर 2 बार मिल गया तो हमारा सिद्धांत जो है वो सही साबित हो जाता है। अब मुझे विश्वास है, अब जैसे इसका स्पष्टीकरण लिखना है आपको, इसका क्या करना है, स्पष्टीकरण लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण लिखेंगे। प्रस्तुत उदाहरण में जिस भी वर्ण की आवृत्ति हुई है, जैसे दा भी हमने बताया कि चा की, दा की और बा की, चा की, दा की और बा की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये मैं आपको केवल जानकारी के लिए इसका भेद बता दिया हूं, बाकी आपका इससे कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। अब देखिए ये दूसरा उदाहरण आ गया कि ये वृत्यानुप्रास है, लेकिन इस बात को हम यहीं से हटा देते हैं कि अनुप्रास अलंकार के अन्य भेदों के विषय में हम बात नहीं करेंगे, केवल अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे। अब जैसे देखिए कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, देखिए 4 बार हो गया तावर्ण का, 5 बार प्रयोग हुआ तावर्ण का, तावर्ण का या वर्ण कहें या अक्षर कहें, जब तावर्ण का 1 से अधिक बार हो गया, 5 बार प्रयोग हो गया, तब क्या हो जाएगा भाई, यहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। ये यमुना छवि का पद है, यमुना छवि का पद है कि तरन तरुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए, और झुके कूल से मन हुए तू परसन हित लाए। तो ये क्या है, ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि भाई ये अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अब चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण है, देखिए श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास को भी हम फिर दरकिनार कर देते हैं। कह रहे हैं कि तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारे निठुराई। इसमें क्या है भाई, अब देखिए ये क्या है, दा है, ये क्या है, दा है, ये क्या है, दा है, ये क्या है, दा है। अब देखिए दा कितनी जगह मिल गया भाई, 4 जगह पे मिल गया। अब देखिए फिर ये सा है, ये सा है, ये सा है ना, यहां चा कितनी बार हो गया, सा भैया कितनी बार हो गया है, 3 बार। और ये क्या है, दा है, ये हो गया 4 बार। इसलिए क्या कहलाएगा, किसी भी वर्ण की अथवा शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई नहीं। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब बेटा क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है प्रयोग।
आवृत्ति का क्या मतलब होता है? प्रयोग। अगर किसी भी वर्ण की आवृत्ति या प्रयोग एक से अधिक बार हुआ, अब ध्यान रखिएगा, वर्ण बोल रहा हूं तो चाहे वर्ण का हो बेटा, चाहे शब्द का हो, चाहे वर्ण का हो, चाहे शब्द का हो, दोनों का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ और वहां पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार ऑटोमेटिक आ जाएगा और बैठ जाएगा कि भैया हम यहां हैं और कोई आके बैठ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सीट बहुत लंबी है, ऐसा नहीं कि एक ही कुर्सी है, एक ही सीट है, वहां पे अनुप्रास ही हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनुप्रास तो होगा ही होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे एक उदाहरण की मैं बात करता हूं कि जैसे एक उदाहरण की बात करता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी आपको कहेंगे, जब कहेंगे कि सर ये क्या बताने लगे हैं, जैसे उदाहरण है कि कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय। आप लोग जानते होंगे। अब हम इसको, जब हमने आपको बताया कि भैया इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, हमने बताया इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो आपको लगेगा कि क्या हो गया है सर को, क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यदि तो गलत पढ़ा रहे हैं, तो गलत पढ़ा रहे हैं। सबके मन में ये आएगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने इसको बताने की कोशिश की है, बच्चों ने कहा कि सर ये उदाहरण इस अलंकार का नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको मेरी बात समझ में आई, उन्होंने समझा। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि आप कहते हो एक कनक का मतलब कहते हो सोना और दूसरे का कहते हो धतूरा, हाँ कहते हो, जब इसकी बात आप करते हो। हमने कहा भैया हम अर्थ की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल शब्द की बात कर रहे हैं। आप अर्थालंकार में जा रहे हो, हम शब्दालंकार में हैं। हम कौन सा अलंकार पढ़ रहे हैं बेटा? शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। अर्थ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों अर्थ की बात करेंगे? हम अर्थ की बात नहीं करेंगे, हम केवल शब्द की बात करेंगे और हम यहां पर केवल अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे। और अनुप्रास अलंकार का मतलब हमने अभी आपको बताया कि एक शब्द का एक से अधिक बार जब प्रयोग होगा तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। जरूरत पड़ने पर एक ही पद में 1 2 3 4 5 जितना चाहो उतना अलंकार कर लो ना, किसी ने रोका थोड़ी है। लेकिन ये कहो कि किसी एक सीमा में बांध दे हम, वो ठीक नहीं है। शर्त मिलनी चाहिए और शर्त को बहुत ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, तब क्या हो जाएगा फिर हमारे जीवन में कभी भी संदेह नहीं उत्पन्न होगा। आप कह रहे हैं भाई ये भी अनुप्रास अलंकार है कि लाटा अनुप्रास। ये कौन सा अनुप्रास है भाई? ये लाटा अनुप्रास है। लाटा अनुप्रास की हम बात नहीं करेंगे, हम केवल अनुप्रास की बात करेंगे। हम केवल अनुप्रास की बात करेंगे और अनुप्रास की बात ये कह रहे हैं कि जहां पे भैया एक भी शब्द का अथवा वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हो, वहां पे क्या हो जाएगा? लाटा अनुप्रास हो जाएगा। देख लीजिए अब इसमें क्या चाहिए आप। ये तो पूरा उसी तरह से लिखा हुआ है, जैसे पहली लाइन है वैसे दूसरी लाइन है, केवल अंतर ये है इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बेटा। इसमें भी जो होना चाहिए बिल्कुल से एक समान होना चाहिए। केवल अंतर ये है, शब्द वही है, वाक्य वही है, केवल अर्थ में अंतर है। एक कामा लगा देने से,
एक कामा लगा देने से या कामा ना भी लगा देने से वाक्य वही हो, अर्थ बदल जाए, वो कहते हैं लाटानुप्रास। लेकिन लाटानुप्रास की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, इसलिए हम क्या कह देंगे भाई कि ये अनुप्रास अलंकार है। बस सीधी सी बात है, ज्यादा बात को बढ़ाने की कोशिश नहीं करना है, ऐसा पढ़ाना है कि कहीं भी संदेह न रह जाए। और अगर आज की क्लास की बात आप में संदेह रह जाता है तो ये मेरी कमी है और आपकी भी कमी है। ये नहीं कह दूं कि मेरी कमी है तो आप कह दो कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं कैसी मेरी कमी, कैसे जो है ये समझ में आ जाता है। 100% समझ में आ जाएगा। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी, आपने अच्छे कमेंट किए, तो इसी तरह से एक एक अलंकार पर एक एक लेक्चर लेकर के आपके लिए आऊंगा और बहुत विस्तार से बताऊंगा। और नहीं तो फिर तो समूह में एक दिन में तो पूरे अलंकार ही बताए जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी क्लास आपने पिछली क्लासों में देखी भी है। फिर क्या कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजन अंजन और नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अब क्या है, ये अंतानुप्रास है। कहते हैं अंत में अनुप्रास होता है। जन है ना, अंजन है ना। इसके अलावा देखिए भाई क्या है, यहां क्या है, अंत में अनुप्रास है, इसलिए क्या कहा जाता है, अंत्यानुप्रास। चाहे इसको अंत्यानुप्रास कहिए भैया, और अगर ज्यादा डिफाइन नहीं करना है तो सीधे अनुप्रास कहिए, बात खत्म। सीधे अनुप्रास कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई संकोच, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, अगर कोई पीड़ा रह जाती है तो बताइएगा जरूर। उस पीड़ा की दवा मैं दूंगा और रोग को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। आज के बाद फिर दिक्कत नहीं होगी, इस वादे के साथ आगे चलता हूं। अब अन्य उदाहरण भी हैं, अन्य उदाहरण भी साहित्य में है भाई ना, बहुत उदाहरण है। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए यहां भी रा है बेटा, यहां भी रा है, यहां भी रा है और यहां भी रा है। रा वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार यहां पे सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार सिद्ध हो जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं, चाहे बेटा वर्ण की आवृत्ति हो और चाहे अक्षर की अथवा शब्द की। देखो वर्ण और अक्षर एक बात है और शब्द और पद एक बात है। दोनों को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको अक्षर कहा जाता है, संस्कृत में इसको वर्ण कहा जाता है और यहाँ पे शब्द कहा जाता है और संस्कृत में पद कहा जाता है। आप कहते हैं कालिका सी किलक की कलेव देत काल को, इसमें क्या किया गया भाई, का की वर्णी। देखिए कावर्ण है, कावर्ण है, कावर्ण है और कावर्ण है, 4 बार का वर्ण आया है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्मे बनमाल विराजती हैं। क्या है यहां पे, क्या है भाई, कल कानन कुंडल, ये क्या है, ये अनुप्रास अलंकार के गुण और लक्षण विशेषताएं यहां पर पूरी तरीके से दिखाई देती हैं, अतः यहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन, क्या है भैया, का है, का है, का है। इस तरह से आप देखेंगे साहित्य में क्या होगा, अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो निश्चित रूप से बताइएगा, और मुझे विश्वास है कि कंफ्यूजन आ नहीं सकता है, समस्या आ नहीं सकती है। बिल्कुल आप क्या करेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। और कुकी कलित कुंजन करत कलोल, अब देखिए यहां भी है कलित कुंजन
करत कलोल। एक चीज और है कि अब जैसे का की है, का वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, क्या है, शब्द साम्य या वर्ण साम्य होना चाहिए। शब्द साम्य, शब्द माने बता चुका हूं, शब्द या वर्ण साम्य होना चाहिए, शब्द या वर्ण में समानता होनी चाहिए। जहां भी शब्द या वर्ण की समानता होगी वहां पे निसंदेह अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे आगे चलते हैं कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावर्ण है, ये रावर्ण है, ये रावर्ण है और ये रावर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं कि खेद खेद खाती दीह दारुण दलन को। खेद खेद खेती, अब क्या है, यहां पे कौन सा वर्ण है भाई, ये देखिए खा वर्ण है, ये देखिए खा वर्ण है, ये देखिए खा वर्ण है, या 3 बार खा का प्रयोग किया गया है। अब यहां पे देखिए ना भी है, ना भी है, दा के कारण भी और ना के कारण भी, और दा के कारण भी, खा के कारण भी और दा के कारण भी। कहां पे है, ये देखिए दा भी है, दी है, तो यहां पे क्या हो गया है, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण जो है यहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। और मुझे लगता है कि आज की क्लास करने के बाद कभी भी अनुप्रास अलंकार के विषय में आपके मन में संदेह नहीं रह सकता है। बस कहते हैं कि हमरे हारिल की लकड़ी, भैया हा देखिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और 3 बार ये हा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। अब देखिए यहां पे क्या है भाई, शब्द की आवृत्ति है, अर्थ की बात मत करिएगा, अर्थ की बात मत करिएगा, शब्द की बात करिएगा। अब जो कि शब्द समान है इसलिए क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अभी तक जितनी समानता थी बेटा, इसके पहले जितनी समानता थी वो सब उदाहरण वर्ण समानता के थे। अभी तक जितने उदाहरण थे वो वर्ण समानता के थे, अब जो उदाहरण हैं ये क्या है, शब्द समानता के हैं। क्योंकि शब्द की भी बात मैंने की है तो आप लोग सोचेंगे कि शब्द की बात तो कर लिया लेकिन एक भी उदाहरण नहीं आए, तो क्या कह दिया, गुर पद रज मृदु मंजुल। तो क्या कर दिया, यहां पे क्या है भाई, गुरु पद रज मृदु मंजुल। देखिए यहां मां भी है भैया और ये दा भी है ना। तो इस प्रकार से जब वर्ण की भी आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अनेक बार हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और अगर शब्द की भी आवृत्ति एक से अधिक बार हो, उसी शब्द का प्रयोग एक से ज्यादा बार हो, तो वहां पे भी अनुप्रास अलंकार होगा। मुझे पूरी तरह से विश्वास है, मुझे पूरी तरह से मतलब 100% विश्वास है कि आज के बाद आप लोगों को अनुप्रास अलंकार के विषय में कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए भाई, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, दोस्तों तक बताइए, हम लोगों की बात अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।